नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम विथ नीलू व्यास में, जहां हर रात 9:30 बजे मेरे साथ आप जुड़ते हैं दिन भर की सबसे बड़ी बहस पर। एक ऐसी बहस जहां हम बात करते हैं बड़े मुद्दों की, उनके हर पहलू की। आपको बहलाने की कोशिश नहीं, बल्कि आपके सामने सारे तथ्यों को सामने रखती हूं और फिर आप राय बनाते हैं। हमारी पॉलिसी यह है कि अगर हम विपक्ष से सवाल करते हैं तो उतने ही सवाल सत्ता से भी पूछते हैं, ताकि मुद्दों की गहराई तक पहुंचा जा सके। बात करते हैं आज जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव के नतीजों पर, जिसकी तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें मिली 75 और वोट शेयर भी सबसे ज्यादा मिला 38.74%। जिंदाबाद। करिए अपनी साजिशें, करिए अपना प्रोपेगेंडा, बताइए लोगों को, दुनिया को झूठ। तो गुपकार गठबंधन को 110 सीट, बीजेपी को 75 और साथ में बीजेपी का ही सबसे ज्यादा वोट शेयर है। और इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों को 50 सीटें हासिल हुई हैं। आज जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक टीवी चैनल पर बातचीत में कहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक अनुच्छेद 370 कश्मीर में वापस बहाल नहीं किया जाता। तो ये चुनाव का क्या संदेश है? क्या आर्टिकल 370 आज भी कश्मीरियों के मन में और जहन में जिंदा है? क्या ये चुनाव आर्टिकल 370 का मैंडेट रहा है? आखिर कौन से राजनीतिक पार्टी की बड़ी उपलब्धि मानी जाए इस चुनाव में? इन तमाम सवालों के बीच चलिए शुरू करते हैं आज की बहस, लेकिन एक नजर डालते हैं आज के टॉकिंग पॉइंट्स पर। सबसे बड़ा सवाल तो आज ये उठा रही हूं मैं कि क्या डीडीसी चुनाव ने घाटी और जम्मू इलाके की खाई को आगे बढ़ा दिया है? क्या बीजेपी कश्मीरियों के मन में लगे घावों पर मरहम लगा पाएगी? क्या अनुच्छेद 370 कश्मीर के राजनीतिक गलियारों से हटा पाएंगे हम? महबूबा का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कितना महत्वपूर्ण है और क्या होगा इस ऐलान का असर जहां तक जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों की बात है? हार से घबराई महबूबा अब जाएंगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी उन्होंने कहा है, इसके मायने भी हम समझेंगे। और क्या निर्दलीय बनेंगे कश्मीर के नए किंग मेकर्स? तो कुल मिलाकर एक बहुत ही रोचक चुनाव डीडीसी का रहा है और बहुत सारे संदेश हमें इस डीडीसी चुनाव से मिले हैं। और जो अनुच्छेद 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को 2019 5 अगस्त को हटाया गया था, तो क्या ये पूरा चुनाव एक मैंडेट था इसको लेकर? और इस पर जो केंद्र सरकार की ओर से जो विपक्षी पार्टीज की राजनीति है, इन सारी चीजों का असर आज हम समझेंगे। तो चलिए आपका परिचय करवाते हैं आज के मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंद्रजीत संब्याल, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नजमू साकिब, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुहेल काजमी, जो कि एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर के। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ शाहनवाज चौधरी भी जुड़ेंगे, जो कि एक निर्दलीय विनिंग कैंडिडेट हैं। उन्होंने जीतकर आए हैं चुनाव पूंछ सोरन कोट से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन आज की शुरुआत मैं सुहेल काजमी से करना चाहती हूं कि काजमी साहब, कैसे देखते हैं इस डीडीसी के चुनाव को आप? आज जो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल मैसेज क्या है इस डीडीसी के चुनाव का, जहां तक विपक्षी पार्टीज का सवाल है और जहां तक केंद्र सरकार की राजनीति का सवाल है? देखिए, जो इलेक्शन है, ये बड़े इंटरव्यूज में मैंने कहा और जहां जहां भी मुझे मौका मिला डीडीसी इलेक्शंस में कश्मीर में जाने का, खासकर ये पहला इलेक्शन है जो एक नया पॉलिटिकल आयाम जम्मू कश्मीर में शुरू करेगा, जिसमें कोई शक नहीं है।
और ये पहला इलेक्शन है जिसमें विंटर्स को देखते हुए, आज तक नवंबर दिसंबर में कभी इलेक्शन नहीं हुई जम्मू कश्मीर में, और विंटर्स को देखते हुए भी लोगों ने जो वोट परसेंटेज कश्मीर में खास कर दी है वो रिमार्केबल है। और वो सारा श्रेय जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, इलेक्शन कमीशन को जाता है और लोगों की के जज्बे को जाता है। मैं सलाम करता हूं उनके जज्बे को कि वो हर वक्त चाहते थे कि हम खुल के वोट करें, लेकिन कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स, आप कहें अलगाववाद कहें, पाकिस्तान कहें, कुछ विद इन स्टेक होल्डर्स जो नहीं चाहते थे कि इलेक्शन जो हैं उस तरह से हो जिस तरह से बाकी स्टेटों में होते हैं, जम्मू में होते हैं, चंडीगढ़ में होते हैं, पंजाब में होते हैं। तो ये पहला इलेक्शन है। पहले तो इस इलेक्शन की समझ नहीं आई लोगों को शुरू में कि ये इलेक्शन है क्या। पॉलिटिकल पार्टीज ने और जो कदावर नेता है उन्होंने ये सोचा ये इलेक्शन शायद सरपंच और पंच के हैं, 1000 और 1500 रुपया मिलेगा और उसके बाद ये इलेक्शन जो है ऐसे ही हो जाएंगे जैसे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स यहाँ इलेक्शंस करवाती रही पंचायत की। लेकिन जब समझ आने लगी तो वो कदावर नेता जो 75 प्लस है, जब उनको समझ आई कि ये इलेक्शंस के बाद एक वाइस चेयरमैन बनेगा, देन दैट टू विल बी इक्विवेलेंट टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो सब लोग जो वेंटिलेटर्स पे पड़े हुए थे, जो अपनी उम्र को देखते हुए वो खड़े होके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने लगे। लेकिन आपको 2 सेकंड के लिए रोकना चाहती हूँ काजमी साहब। आपने डीडीसी के चुनाव की जो एक्चुअल मीनिंग है वो आपने बताई कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो वाइस चेयरमैन बनेगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का उसको दर्जा दिया जाएगा। तो आज व्यूअर्स की समझने की बात है कि कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में जब हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बात करते हैं तो इसे आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी फॉर अ फ्यू सेकेंड्स कि ये जो डीडीसी का चुनाव है ये हम विकास की यात्रा के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें। क्या ये जो डीडीसी है यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, क्या ये एक कनेक्टिंग लिंक बनेगा बिटवीन द सेंटर एंड द पीपल ऑफ कश्मीर? इसको कैसे समझें? डेफिनेटली मैं बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहा था और वक्तन जहां भी मुझे मौका मिलता था मैं इंटरव्यूज में बोलता था। देखिए ये पहला इलेक्शन होगा जो रीजनल बैलेंस को क्रिएट करेगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आपकी सरकार पीडीपी की और एनसी की और भारतीय जनता पार्टी की जहां से चुने हुए नुमाइंदे आप उनको फंडिंग नहीं करेंगे। ये वैसा इलेक्शन नहीं है, ये ग्रास रूट लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात है और इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं है। और आप देखिए जहां लोग इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे कश्मीर में, वहां मैंने देखा कि 60, 70, 65, कहीं कहीं 90 कैंडिडेट्स थे और वो सब कैंडिडेट्स थे जो खुल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और उसी का रीजन है कि आप देखिए सर्दी को छोड़ के -4 टेम्परेचर को छोड़ के लोग काम करवाना चाहते हैं, लोग जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की जो बुरी हालत कर दी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को अछूत पार्टी तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी फारूक अब्दुल्ला के साथ जब गठबंधन करना था तो बड़ी सेकुलर पार्टी थी, पीडीपी के साथ करना था तो बड़ी सेकुलर पार्टी थी, और जहां तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की बात है तो ये कम्युनल पार्टी बन जाती है। तो कोई भी पार्टी जो 4-5 बार मरकज में सरकार चला चुकी है उसका पूरा हक है किसी भी स्टेट में अपने कैंडिडेट्स को लेके, और कैंडिडेट्स खुद आगे आए, ये एक बहुत बड़ी मुबारकबाद है। और मैं समझता हूँ यूनियन टेरिटरीज जो है उनका रख रखाव जो है, जो मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 में बोला था, उसका एक सपना जो है आज साकार हुआ है इस इलेक्शन को लेके। और इसके बाद एक नया पॉलिटिकल चैप्टर जो है जम्मू कश्मीर में शुरू होने जा रहा है। चलिए, आपने कहा, उम्मीद करता हूँ जी आपने कहा कि एक नया पॉलिटिकल चैप्टर आज जम्मू कश्मीर की राजनीति में शुरू होगा, लेकिन आपने ये भी सही कहा बिल्कुल कि आज लोकतंत्र की कहीं ना कहीं एक जीत है, क्योंकि जब सब जीरो टेम्परेचर्स में जब लोग वोट नहीं डालना पसंद करते थे, आज भारी संख्या में लोगों ने जाकर वोट डाला है। पसंद की बात नहीं है मैम, पसंद की बात नहीं है, लोग वोट डालना चाहते थे लेकिन किसी ना किसी बहकावों में आके हम उनको महरूम कर देते वोट डालने। चलिए, अब मैं ये सवाल नजमू साकिब से करना चाहती हूं कि नजमू जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि गुपकार गठबंधन को इतनी भारी लीड मिली है, 110 सीटें आपके गठबंधन ने जीती है। आपको लगता है कि इससे ज्यादा भी आपकी नंबर ऑफ सीट्स आ सकती थी अगर आपके जितने भी बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा जी, अगर वो बराबर से कैंपेन करती आपके कैंडिडेट्स के लिए, तो हो सकता है कि आपके गुपकार गठबंधन को और ज्यादा सीटें मिल जाती। देखिए, सबसे पहले बहुत खुशी की बात है कि आपने जो अपने इंट्रो में, प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि हम पक्ष से भी उतने ही सवाल पूछते हैं जितने विपक्ष से पूछते हैं। आई थिंक ये बहुत टाइम के बाद आज प्राइम टाइम में सुनने को मिला है, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव। थैंक यू सो मच। बैक टू योर क्वेश्चन,
कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जो आज इलेक्शन है, इसको हमें किस प्रिज्म से देखना है, सबसे पहले मैं वो डिफाइन करना चाहता हूँ जी। ये इलेक्शंस हमें फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ डिसेंट देखना है, दैट द ओनली चैनल ऑफ डिसेंट। जो बीजेपी यहाँ पे पोस्ट 5 अगस्त जो अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाह रही है और कर रही है, उसके खिलाफ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था आज, डिसेंट का। That was our vote, and people of Jammu and Kashmir have dissented and resoundingly dissented against the policies of भारतीय नहीं तो जनता पार्टी। साकिब जी मुझे ये बताइए कि जो पूरे जो डीडीसी चुनाव का जो ढांचा है, जिस आइडिया से, जिस मंशा से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया है, आप उसकी विकास यात्रा के लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, राइट? आपको, आपका जो मूल मुद्दा है दैट इज आर्टिकल 370 और उसका जो एब्रोगेशन है उसका रिवर्सल हो जाए किसी तरीके से। इज दैट द ओनली एजेंडा ऑन विच यू आर गोना फाइट? हम बार बार ये कहते हैं और कहते आ रहे हैं that elections cannot be the barometer of peace in Jammu and Kashmir. Okay. That the political issue of Jammu and Kashmir is alive irrespective of election, irrespective of the development. देखिए, अगर हमें देखिए, अब बात आई बीजेपी, आज रियलिटी, द फैक्ट ऑफ द मैटर ये है दैट 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से 13 डिस्ट्रिक्टों में बीजेपी को बाहर लात मारी गई है। दे हैव बीन किक्ड आउट ऑफ दीज 13 डिस्ट्रिक्ट्स, और आगे भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे वी विल स्टेक आवर क्लेम। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बीजेपी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आज पीडीपी ने जीती। दैट इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। जिस पीडीपी को ये एंटी नेशनल कहते थे, जिस पीडीपी को ये आतंकवाद के जो सिंपैथाइजर कहते थे, आज हमने बीजेपी के प्रेसिडेंट के घर में अपनी सीट निकाली। ओके, तो अब मैं ये सवाल बिल्कुल, you made your point clear. I'm going to, you made your point clear. You made your point clear, sir. I am going to take this question now to Inderjeet Sambyal. Inderjeet जी, मुझे ये बताइए कि जिस गठबंधन को आपने गुपकार गैंग का नाम दिया था, आपने कहा था कि गुपकार गैंग ग्लोबल हो गया है और जो पहले के जो समय की जो उथल पुथल है, ये गैंग उस उथल पुथल को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। आज आपसे एक बहुत ही ऑनेस्ट सवाल मैं कर रही हूं और जिसका एक बहुत ही ऑनेस्ट आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं कि क्या वजह है कि आज गुपकार गैंग को इतनी बड़ी लीड मिली है। आपको पहले तो बधाई कि आपने कश्मीर घाटी में एक अपना खाता खोला, 3 सीटें वहां पर बीजेपी जीत के आई, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जो एक सेंटिमेंट है, वो आज कौन सा सेंटिमेंट रेजोनेट कर रहा है इस समय कश्मीर में? देखिए नीलू जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो पीडीपी के प्रवक्ता है, उन्होंने अभी बात कही कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है दैट इज नॉट ओनली ए बैरोमीटर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपको पीछे थोड़ा इतिहास में लेके जाना चाहता हूं। यही वो पार्टी हैं जिन्होंने पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो वस्तुतः नागरिक हैं, उनको उनके हकों से वंचित रखा है। जैसे कि पत्रकार सुहेल काजमी ने जब इस डिस्कशन की शुरुआत की थी तो उन्होंने बड़े बैलेंस शब्दों में ये बात रखी थी कि किस प्रकार ये वही पार्टी आज महबूबा मुफ्ती स्टेटमेंट दे रही है कि वो इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट में जाएंगी। भाई, फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू द इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट? आप लोगों को उनके हक नहीं देते हैं। आपके अपने बच्चे इंग्लैंड में पढ़ेंगे, आपके अपने बच्चे वहां बैरिस्ट्री करेंगे, आपके अपने बच्चे मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी करेंगे, आपकी अपनी बहन मद्रास में बिजनेस करेगी, और जम्मू कश्मीर के बच्चों को, कश्मीर के बच्चों को आप उनके हाथों में पत्थर देंगे। और यहां तक ये बात करते हैं, आपने मुझसे सवाल पूछा, आई एम गिविंग यू एन हॉनेस्ट रिप्लाई कि ये जो गुपकार गया मैडम, इनकी कोई इनकी जीत नहीं हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी 75 के साथ एक सबसे बड़ी पार्टी है, 67 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस। और मैं आपको यह भी चीज बता देना चाहता हूं, उनके साथ लगभग 50 निर्दलीय लोग जीते हैं। वो जो निर्दलीय लोग जीते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से, जो हमारे ही कैडर से वो आजाद उम्मीदवार लड़े, और वस्तुतः आप पहली देख जी तो वी विल इंक्रीज द नंबर। लेकिन मैं वस्तुतः मूल प्रश्न पे ये आपको आना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को वस्तुतः ये जो आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हुए हैं, जो हमारा लोकतंत्र का 3 टायर सिस्टम है, वस्तुतः आजादी के बाद कभी जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। अब्दुल्ला फैमिली, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, इन लोगों ने इस तरीका से वर्गाल के रखा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वस्तुतः डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, 30
45A को रिमूव किया गया। वस्तुतः लोगों को लोकतंत्र देखने में मिला है और मोदी जी की नीतियों में लोग पूरा विश्वास कर रहे हैं। यही वही पीडीपी है। इन्होंने हमसे जब सरकार बनाई थी तब मोदी जी अच्छे थे। अब ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र उनके, और इनसे ये पूछिए कि इनके जो संस्थापक थे महरूम मुफ्ती मोहम्मद साहिब, वो साहब क्या कहते थे? नहीं इंद्रजीत, आज डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंद्रजीत चुनाव के बाद ये पूरा मसला एक डिबेट का मसला बन चुका है कि ये जो डीडीसी के चुनाव थे, वाज दैट अ मैंडेट फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। लेकिन अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं शाहनवाज चौधरी भी, जो कि निर्दलीय कैंडिडेट है, पूंछ के सोरन कोट से जीत कर आए हैं। तो शाहनवाज जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि क्या जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं उनकी इतनी भारी संख्या में जो जीत हुई है, लगभग 50 के करीब कैंडिडेट्स हैं निर्दलीय जो जीत कर आए हैं, तो ये क्या एक नया पॉलिटिकल पैटर्न हम कश्मीर की राजनीति में देख रहे हैं कि अचानक इतने सारे इंडिपेंडेंट्स का जीतना, ये क्या इंडिकेशन है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी। आपने आज डीडीसी के चुनाव के बाद ये डिस्कशन आज रखा है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने मुझसे सवाल पूछा है जो निर्दलीय बहुत सारे जम्मू कश्मीर में जीत के आए हैं जी। मैं इसको एक अलग कंटेक्स्ट में देख रहा हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी राजनीति का, पॉलिटिक्स का ट्रेंड बदल रहा है। और लेकिन एक बड़ा कारण जो है, बड़ा रीजन जो मुझे समझ आता है निर्दलीय के निकलने का, कि पार्टीज ने अच्छे फैसले भी नहीं लिए। कुछ पार्टीज ने जो है ठीक से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया है और चुनाव ठीक से नहीं लड़ा है, उसकी वजह से निर्दलीय निकल नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं कि पार्टीज ने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा, तो आपका क्या कहने का मतलब है? कि आप कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम पार्टीज या जम्मू कश्मीर की जो पार्टीज है वो ठीक से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए बीजेपी को अगर फाइट दे सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है, क्योंकि बीजेपी का जो बेस है वो जम्मू रीजन में है। अच्छा। और जम्मू रीजन में वहां पीडीपी या एनसी या कोई भी रीजनल पार्टी उनको फाइट नहीं दे सकती है। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है जो फाइट दे सकती थी, मगर लोकल लीडरशिप की मिसमैनेजमेंट की वजह से वहां, जैसे मैं कांग्रेस का हिस्सा हूं, मैं अभी भी कांग्रेस में हूं, मगर लोकल लीडरशिप ने कुछ साजिश करके मेरा टिकट काट दिया। हालांकि कांग्रेस हाईकमान की डायरेक्शन थी मेरे लिए टिकट की, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो है टिकट मेरी काट दी, मगर मैं निर्दलीय जीत के आया। तो ये मिसमैनेजमेंट बहुत जगह हुई पार्टी की तरफ से, इस वजह से बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें आई हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ठीक तरीके से चुनाव लड़ती तो हमारे लोकल लीडर्स जो हैं वो ठीक से मैनेज करते तो बीजेपी इतनी सीटें नहीं ले पाती। लेकिन निर्दलीय बहुत सारे इंडिपेंडेंट के जीतने का ये भी कारण है, क्योंकि मैं आपको ग्राउंड की जो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि लोग, जो पुरानी लीडरशिप है, जो पुराने लोग हैं, उससे लोग तंग भी हो चुके हैं। लोग चाहते हैं नए फेस आए, यंग फेस आए जो लोगों का काम करें। तो ये भी एक बड़ा कारण है निर्दलीय जीतने। ओके, सुहेल काजमी से मैं सवाल करना चाहती हूं कि अभी जो शाहनवाज ने कहा कि लोग एक बदलाव देखना चाहते हैं, कुछ फ्रेश फेसेस पॉलिटिकल लैंडस्केप में देखना चाहते हैं, तो सुहेल आप कैसे देखते हैं, क्या कश्मीर वाकई में बदल गया है 5 अगस्त 2019 के डिसीजन के बाद? और जो भी बदलाव देखने में आ रहा है पिछले 1 साल में, इज इट फॉर द गुड? मैं आपसे एक्चुअल सिचुएशन वहां की समझना चाह रही हूं, क्योंकि जो बार बार ये आरोप और एलिगेशंस लग रहे हैं कि जो सिविल लिबर्टीज हैं वो खत्म हो गई हैं, मीडिया फ्रीडम खत्म हो गया है, पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनके पीछे पड़ गई हैं, डिटेंशन उनका हुआ है, ये जितने भी एलिगेशंस इस चुनाव में देखे गए हैं, वो कितनी सच्चाई है उसमें? क्या वाकई में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, इज इट गोइंग थ्रू सच अ रफ पैच? डेफिनेटली यू आर राइट। जब हुकूमत होती है और उनको जो काम करने का तरीका होता है, ये पहला और आखिरी खित्ता है जम्मू कश्मीर जहां मिलिटेंसी की एज डिफाइन नहीं हो रही है। और मैं हमेशा जहां जहां भी हिस्ट्री पढ़ता हूं और बड़ा हैरान होता हूं कि हमने एक जनरेशन खो दी, और कभी 2014 में बहुत अच्छे हालात हो जाते हैं और 2016 में फिर हम उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इसके सही रीजंस क्या है? इसमें लोगों का क्या कसूर है? तो कहीं ना कहीं जो कोताहियां थी वो 2014 ऑनवर्ड, जब एक स्ट्रांग सरकार आपके पास आई, उसके रास्ते ढूंढने की कोशिश की गई। और आज जो इलेक्शंस आप देख रही हैं कि 50 इंडिपेंडेंट्स, देखिए शाहनवाज मेरा छोटा भाई है, इसको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, लेकिन ये अपने एरिया में अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से आज इलेक्शन जीता है। और वहां जो इनके अपोनेंट थे वो एक फैमिली को डायनेस्टी रूल से दूसरे कैंडिडेट थे।
तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया डायनेस्टी पॉलिटिक्स को और इनको जिताया क्योंकि ये डेडिकेटेड सोल्जर हैं, अच्छे वर्कर हैं पॉलिटिकल। नहीं, आपने ये ठीक कहा कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया गया है, लेकिन व्हाट अबाउट द मैंडेट ऑन द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद क्या ये चुनाव एक उसका मैंडेट माना जाए या लोगों की मर्जी माना जाए या रेफरेंडम कह लीजिए ऑन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370? क्या ये चुनाव आप उस प्रिज्म से देखेंगे? लोग अमन चाहते हैं, लोग खुशहाली चाहते हैं, लोग ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, 4 स्टेट्स रूल वो डिस्कस नहीं करना चाहते, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, लोग बहुत कुछ चाहते हैं। और वो जो खोखले नारे हैं आपके कि आपको जो सूट करता है अपनी पॉलिटिक्स को चलाने के लिए आप करते हैं, और गवर्नमेंट एक मजबूरी है, गवर्नमेंट फॉर्म होती है, इलेक्शंस के बाद तो गवर्नमेंट ही फॉर्म्स होती है, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिलती है, लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये इलेक्शन एक नया पॉलिटिकल ट्रेंड जम्मू कश्मीर में शुरू करेगी, और वैसे भी ऊब भी जाते हैं, दिमाग भी नहीं, लेकिन आपने आपने उत्तर का मेरे प्रश्न का आपने डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया, क्या ये चुनाव उसका मैंडेट है, डीडीसी के चुनाव? आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग यू अ क्वेश्चन ऑन द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. डू यू सी दैट एज अ मैंडेट? I am telling Yes. people were waiting after that address to nation by the Honorable Prime Minister on 5 August 2019. Due to COVID and due to other situations, certain things were closed. But today, this is the first step towards the prosperity of Jammu and Kashmir. This election is going to prosper the Jammu and Kashmir. And I told you कि ये रीजनल इम्बैलेंस को खत्म करेगा, और इसके बाद जो लेजिस्लेशन आपकी बनेगी, लेजिस्लेटर्स का काम सिर्फ रहेगा लेजिस्लेशन करना, और ये जो लोग आपके जीत के आए हैं ये अपने खितों की, इलाकों की डेवलपमेंट में भागीदार बनेंगे। ये आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। ओके मिस्टर काज़मी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर यू हैव सेड कि आपने कहा कि रीजनल इम्बैलेंस को एड्रेस करेगा, लेकिन यहाँ पर दिल्ली के कॉरिडोर्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, जिनका ये कहना है कि जो रीजनल डिवाइड है जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच, ये शायद और ज्यादा गहरा जाएगा, और जब तक आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे तब तक और गहरा जाएगा। अब मैं ये सवाल नजमू साकिब से करना चाहती हूँ। नजमू जी, ये बताइए कि आज जो महबूबा जी ने ये बोला कि अब वो कॉन्टेस्ट नहीं करेंगी चुनाव जब तक कि वापस आर्टिकल 370 नहीं आ जाता, ये कुछ ज्यादा हाइपरबोलिक अनाउंसमेंट नहीं है? और मैं आपसे एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ करती हूं कि एक परसेप्शन जो बन रहा है कि महबूबा मुफ्ती जी शायद अब डर गई हैं पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट से, उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो शायद चुनाव नहीं जीत पाएंगी, क्या ये सही है? I think you have asked a lot of questions. Please allow me a minute. Yes, please so go that ahead. I can answer. Go ahead. Go ahead. In this you can. सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बीजेपी जो बार बार लोकतंत्र की बात कर रही है, आप देखिए 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वोटेड इन 2014 असेंबली इलेक्शंस। उसके बाद बीजेपी क्या करती है, उस मैंडेट के लोगों के वोट को जो है खारिज करती है, उस असेंबली को डिसॉल्व करती है, ठीक है। उसके बाद अगस्त 5 को 1 साल यहाँ के कश्मीर के लोगों को कैद करती, कोर्ट्स हमारे हैबस कॉर्पस पिटिशंस एंटरटेन नहीं करते। आप समझिए, फंडामेंटल राइट है। हैबस कॉर्पस का मतलब है कि इसको इंसान को मेरे सामने लाओ कोर्ट में, मतलब वो तक डिनाई किया गया। तो क्या ये वजह है, महबूबा मुफ्ती जो आज कह रही हैं दैट शी इज गोइंग टू गो टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो क्या ये कारण है कि जो हेबियस कॉर्पस के पिटिशंस एंटरटेन नहीं किए गए, सिविल लिबर्टीज का वायलेशन हुआ? इज दैट द रीजन प्योरली ऑन व्हिच शी इज गोइंग टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? We have said that if courts are not able or are failing to entertain the civil liberties petitions, so I think we should explore multiple options. Number one. नंबर सेकंड पॉइंट, जो बीजेपी को असेंबली पोस्ट असेंबली डिसोल्यूशन उनका जो मकसद था, देखिए इनके जो आइडिया था कि ये गमलों में, जैसे होता है ना गमले में हम घर पे पौधा उगाते हैं, वो साया नहीं दे सकता है। ये जो अपनी जो प्रॉक्सीज यहाँ पे खड़ा करना चाहते थे अपनी पॉलिटिकल इस वैक्यूम में, ताकि यहाँ जो सारे जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर रहे थे, उनको बंद रखा था, और यहाँ से जो है नहीं, लेकिन साकिब मुझे एक चीज आप बताइए, आप बोनसाई नहीं, मुझे एक बात बताइए, हम कल्टीवेट करेंगे कि हमेशा बीजेपी को एक कम्युनल पार्टी के रूप में ही क्यों देखा जाता है? उसके बारे में एक ये परसेप्शन बनाया गया कि ये तो अनटचेबल पार्टी है, घाटी में खाता खोल ही नहीं सकती। आज बीजेपी ने 3 सीट्स वहां पर जीती हैं, तो क्या गलत बीजेपी अगर कह रही है, जो प्रोजेक्शन है बीजेपी का, वो विपक्षी पार्टी से गलत प्रोजेक्शन क्यों कर रही है?
बिल्कुल गलत नहीं। अगर आप देखिए, ये तो गलत फैला रहे हैं ना बीजेपी। अगर आप पीएचडी का जो कॉमन डिनोमिनेटर देखिए, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, द कॉमन डिनोमिनेटर फॉर ऑल द मेजर पार्टीज हैज बीन दैट वी हैव ऑल बीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलाइज ऑफ बीजेपी। हमें बीजेपी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें जो आज जो कम्युनल फैसिस्ट एजेंडा इन्होंने यहाँ पे जो लोगों को कैद करके रखा, हमारे स्टेट को डाउनग्रेड किया यूटी में, 370 को एब्रिकेट किया। लेकिन ये मुद्दे तो अलग है ना। आपने कहा कि पीएचडी का बेसिक एजेंडा, पीएचडी जब बना तो आपने कहा कि इसका बेसिक एजेंडा होगा कि हम आर्टिकल 370 को रिस्टोर करेंगे। अब आप अपने गोल पोस्ट से भटक रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम सिविल लिबर्टीज का मुद्दा उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही कंफ्यूज पिक्चर जा रही है पीएचडी की। एब्सोल्युटली नो। 370 इज द थ्रेशोल्ड। पोस्ट हमने कहा that the only main agenda of People's Alliance for Gupkar Declaration is restoration of August 4 position of Jammu and Kashmir. आज मसला जो है सब जुडिस है। कोर्ट विल डिसाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द डिसीजन दैट वाज टेकन। बट हमारा जो अभी पॉइंट है कि अगर आपको डिसीजन लेना था, देखिए आप कंपनी के एम्प्लॉय है, अगर आपकी सैलरी 10,000 है, 20,000 है, या आपको कुछ कंपनी फैसिलिटी देगी, कंपनी आपको बोलेगी जी आप 0 पे आ जाओ, बोलेगी और ये बोलेगी कि आप खुश हो जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आप तो डिसाइड कर सकते हो ना। और एक इन्होंने हमारे साथ वही किया, हमें जेलों में डाल दिया, हमारी फ्रीडम जो है कर्टेल की, मीडिया को उड़ा दिया, रिसोर्सेज खत्म कर। चलिए, मुझे ये सवाल जरा इंद्रजीत से पूछने दीजिए। बोल रहे कि आप खुश हो जाओ। नहीं इंद्रजीत, मुझे आप ये जवाब दीजिए कि जो ये डिटेंशंस हुए ये सारे लीडर्स के, जो कि जिस तरीके के पीएचडी बोल रहा है, जो उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात को कहा, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि अगर उन लोगों को डिटेन नहीं किया गया होता, उन लोगों को बंद नहीं किया गया होता, तो हो सकता है कि बीजेपी को जो आज 75 सीटें मिली हैं वो नहीं मिल पाती। तो वॉज इट अ प्लॉय जो एनफोर्समेंट एजेंसीज जिस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच कर रही थी, मुद्दा चाहे जो भी हो, लेकिन विपक्षी पार्टीज को ये लग रहा है कि उनको साइलेंस किया जा रहा है। तो ये कहां तक सच है? एक लेवल प्लेइंग नहीं, आप इस बात को मानते हैं कि आपकी पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड एक नहीं क्रिएट किया इस इलेक्टोरल प्रोसेस में? देखिए नीलू जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर क्वेश्चन, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि चोर चोर मछेर भाई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए। ये वही लोग हैं, इनकी नेता कहती थी कि जब 370 को यहां से हटाया जाएगा तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। इन्हीं के नेता कहते थे कि जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहाई जाएंगी। और मैं इनके पीडीपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आज इनके जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट थे परा, वो जेल में, एनआईए ने उन्हें किस केस में जेल में रखा है? मैडम, ये कहने का है इनका चाल चरित्र चरण जो है ना, वो कहते हैं हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। नहीं, लेकिन आपने वहीद पारा की बात किया इंद्र जी। हमने देखिए मैं वही ये चीज आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब इन्हें लगता है कि अब इनके रेत के महल ढहने बड़े हैं, अब ये गुपकार अलायंस, आप अलायंस कहते हैं, हम तो इन्हें गैंग कहते हैं, ये सभी लोग एकत्र हो गए हैं। और जब सभी लोग एकत्र हो गए हैं, जस्ट टू सेव देयर स्किन, ये अपनी स्किन बचाना चाहते हैं। आज इन्हीं के एक अलायंस है, उमर अब्दुल्ला, वो पीडीपी पे पड़े अपने, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, उन्होंने कहा जी हमने तो अलायंस में लड़के गलती कर दी, अगर हम अलायंस में नहीं लड़ते तो हम तो और ज्यादा सीटें जीत जाते थे, हमारे हिस्से की सीटें पीडीपी खा गई, ये दूसरे अलायंस खा गए, हम तो बहुत बड़ी पार्टी है, हमने तो इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, हम तो गलती करके, ये ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को पीस प्रॉस्पेरिटी में नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि यहाँ पे वही चीजें रहें। और जब आर्टिकल इसको रिवोक किया गया था 5 अगस्त 2019 को, तो कहीं पे कोई डिटेंशंस नहीं हुई थी। इन्हीं के लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर, जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो मैडम वो तो दे शुड बी बिहाइंड द बार्स। तो लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या करना है? मैं भी अगर कानून को तोड़ूंगा तो मैं भी जेल के पीछे जाऊंगा, बेशक मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। तो ये तो इन लोगों को देखना चाहिए कि अपने कैडर को समझाएं। इनका कैडर जो है गाहे बगाहे वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है। अब उनके जो कनेक्शंस है दुबई में निकल रहे हैं, किसी के सऊदी में निकल रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना? चलिए मैं ये सवाल शाहनवाज से करती हूँ कि शाहनवाज, आपने तो एक निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में ये चुनाव लड़ा, आप जीत कर भी आए हैं, लेकिन जो कश्मीरी सेंटिमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको लगता है कि कश्मीरी लोगों के जहन से क्या आर्टिकल 370 हम कभी हटा पाएंगे? क्योंकि मैं एक किसी एनालिस्ट से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 बिल्कुल एक औरत के गले में जो एक मंगलसूत्र होता है उसकी तरह था, और उसको स्क्रैप करना मतलब उसके गले से मंगलसूत्र को उतार देना है। ये जो सेंटिमेंट है कश्मीर का आज, ये
क्या कश्मीरियों के बीच से ये सेंटिमेंट गायब है या वो वाकई में चाहते हैं कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए? क्या स्टैंड है इंडिपेंडेंस का इसमें? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग जो है उनकी एक डिग्निटी थी, उनकी डिग्निटी उनसे छीनी गई आर्टिकल 370, और 370 में जो प्रोटेक्शन थी ज्यादा कुछ नहीं था। मैं आपको बताऊं कि 370 में जो बड़ी दो चीजें बची थी वो जम्मू कश्मीर के अलावा 11 अन्य राज्यों में भी थी। हिमाचल प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में भी वो राइट्स थे। लैंड के अधिकार के बाहर से आके कोई लैंड नहीं ले सकता, और जॉब प्रोटेक्शन। 370 में मेजर जो दो बेनिफिट्स थे जम्मू कश्मीर को, यही दो थे। बाकी तो कहने को 370 था, आप उसको 371 नाम दे दो या कुछ भी, कोई भी आर्टिकल का नाम दे दो, लेकिन मेजर दो बेनिफिट्स थे जो जम्मू कश्मीर से छीन लिए गए और आज लैंड राइट्स बाहर के लोगों को दिए गए हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, ना सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू के लोग भी इस बात पे जबरदस्त गुस्सा है। मगर 370 का इस इलेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं। लोगों ने इस इलेक्शन में, मैं आपको साफ देना चाहता हूं, मैं ग्राउंड की बात बता रहा हूं, लोगों ने इस इलेक्शन में 370 को देख के वोट नहीं डाला है। ओके। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी थी, लोकल इश्यूज पे ये चुनाव लड़ा गया है। इस पूरे चुनाव में कहीं 370 पे लोगों ने देख के वोट नहीं किया है। अगर 370 पे वोट दिया होता, शायद विधानसभा चुनाव होंगे तब ये मुद्दा जरूर आएगा। लेकिन इस चुनाव में अगर हम कहें कि इस चुनाव के रिजल्ट को आप 370 के वर्डिक्ट पे ले जाएं तो वो गलत होगा। ओके, तो आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक दे रहे हैं शाहनवाज, यानी कि आपके कहने के मुताबिक जो पीएजीडी अलायंस का जो पूरा मुद्दा है, जो पूरा फलक्रम है जिस पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो गलत है आपके हिसाब से, जो कि वो कह रहे हैं कि नहीं, वो आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए। डू यू मीन दैट? हमारी सबकी मांग है, पूरी रियासत के लोगों की मांग है कि हमारी डिग्निटी वापस रिस्टोर की जाए, हमारे राइट्स हैं स्टेट को वो वापस दिए जाएं। हमारी स्टेट रिस्टोर करने के साथ साथ हमारी लैंड और हमारे जो जॉब प्रोटेक्शन है वो वापस दी जाए। ये सबकी मांग है, ये किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर के हर निवासी, हर सिटीजन की मांग है। मगर इस चुनाव के साथ 370 को अगर जोड़ के हम वर्डिक्ट देखेंगे तो वो नहीं है। आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब 370 की बात होगी तो लोग जरूर वर्डिक्ट इस पे देंगे। नहीं तो अभी तो विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें टाइम है, लेकिन आपका स्टैंड क्या है? आप किधर को ड्रिफ्ट करेंगे? Are you going to join the PAGD alliance or you're going to be with BJP? इंडिपेंडेंस का क्या टेक है? क्योंकि ओमर अब्दुल्ला ने आज ही शाम को, मैं कहीं पढ़ रही थी, उन्होंने लिखा है कि अब बीजेपी इंडिपेंडेंस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। Where are the independents placed in this elections? आप किसके खेमे में जाएंगे? इंडिपेंडेंट बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। और जहां तक है कि अलग अलग पार्टीज के साथ किसी का जोड़ होता है, जैसे मैं तो कांग्रेस का हिस्सा हूं, मैंने कांग्रेस में ही रहना है, मेरा अपना फैसला कांग्रेस में रहना है, क्योंकि मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, इसलिए मैं विचारधारा पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं कहीं और नहीं जा सकता हूँ, बीजेपी पे जाने का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन जनरली जो आप इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के साथ लोग नहीं जाएंगे। लोकल सिचुएशन, क्योंकि आगे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनने हैं, लोकल सिचुएशन को लोग देख के पार्टीज में जाएंगे अलग अलग, मगर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और 370 हर सिटीजन जम्मू कश्मीर का चाहता है कि उसकी स्टेट की डिग्निटी वापस की जाए, चाहे वो किसी भी रीजन का आदमी हो। और उसको 370 का नाम दें या ना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इंद्रजीत, मेरा सवाल अब आपसे है कि ये जो बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि कश्मीरीज को उनके राइट्स दिए जाएं, उनका सम्मान दिया जाए, आज जो कश्मीरीज के मन में जो घाव लगे हैं, चाहे वो जितने सालों से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक वहाँ का सामाजिक वातावरण था और स्पेशल स्टेटस का हमने उसको नाम दिया हुआ था कि एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर एंजॉय करता है, और उसकी वजह से वहाँ का जो सोशल फैब्रिक था वो बिल्कुल बिगड़ गया था। आज उन लोगों के मन में जो घाव है उस पर आज आप मरहम कैसे लगाएंगे? हाउ आर यू गोइंग टू रीच आउट टू द कश्मीरीज इमोशनली, अगर मेरा ये सवाल आपसे मैं पूछूंगी? देखिए नीलू जी, मैं सबसे पहले आपके इस प्रश्न से एग्री नहीं करता हूं कि 370 को रिवोक करने के बाद कश्मीरियों को कोई घाव लगे हैं या उनके दिलों में कोई दर्द है। वस्तुतः यदि आप एक वस्तुतः जो एक सही, मैं डिग्निटी और सम्मान की बात कर रही हूँ। अभी आपने सुना ना शाहनवाज ने क्या बोला? देखिए, वो शाहनवाज जी के उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं, मैं उनके विचारों को, क्योंकि वो मूलतः कांग्रेस से अभी इंडिपेंडेंट वो जीत के आए हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। यंग है वो, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करे, मैं हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीयता एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने अपने सबसे बड़े नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक संविधान, एक विधान, एक निशान के लिए यहाँ पे खोया है, और हम ये कहते हैं कि आम कश्मीरी खुश है। आप जाके देखें, उन्हें पूरी
अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, हमारे इंडिया इज वन, वो यहाँ कश्मीर में भी पढ़ रहे हैं। देखिए आम कश्मीरी मुंबई में भी पढ़ रहा है, आम कश्मीरी मद्रास में भी पढ़ रहा है। आखिर कमी कहां पे है? ये 370 क्या चीज है? आप एक चीज जो सब हम ये पैनलिस्ट है मिस कर रहे हैं। आप 370 का यदि आप पूछना चाहते हैं तो जो इस वोटिंग में सबसे ज्यादा आप किसी को भी खुशी मिली होगी तो आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के पास जाके पूछिए, आप वाल्मीकि समाज के पास जाके पूछिए, जो पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर में दर दर ठोकरें खा रहा है, लेकिन उन्हें यहाँ पे नौकरी का अधिकार नहीं है, उन्हें यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं है। आप उन लोगों के भी घरों में जाके पूछिए ना, उनके भी गांवों को देखिए। कश्मीरियत को तो क्या, कश्मीरी हमारे भाई हैं, हम एक साथ, वो यहाँ पे पढ़ते हैं, मेरे कई फ्रेंड्स, मैंने खुद इंजीनियरिंग की है, मेरे साथ पढ़ते थे, वहीं यहाँ तो कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है। लेकिन ये मैं वस्तुतः आपको मैं कह रहा हूं ना कि ये दो डायनेस्टीज हैं, अब्दुल्ला डायनेस्टी और महबूबा डायनेस्टी, इन्होंने अपने आप को पुष्पित पल्वित करने के लिए एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि 370 टूट जाएगा, ऐसा होगा, बाहर से लोग आएंगे, ये हो जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, इससे कोई भी नहीं नकार रहा है, सबको चाहिए कि विकास चाहिए और इसी तरह से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं और उसमें इतनी सत्यता अगर है, तो क्या वजह है कि आज इतनी भारी संख्या में लोगों ने बीजेपी के लिए वोट नहीं डाला? ये मानी बात है कि आपके पार्टी को वोट शेयर आपके पार्टी का बढ़ा है, लेकिन जम्मू, अगर हम जम्मू की बात करें जहां पर 140 सीटें हैं, और अगर आपकी मैं सारी बातों से अग्री करूं तो आज 140 में से आपको सिर्फ 71 या 72 सीट्स क्यों मिली हैं? आपने इतनी सारी सीट्स गंवाई हैं, एंड 2 सीट्स हैव गॉन टू नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी। क्या वजह है? देखिए मैं आपको सबसे पहले ये चीज आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी का टोटल वोट प्रतिशत ये देखें, टोटल वोट से हमने लगभग 4,87,364 वोट लिए हैं, और यदि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और इनके जो भी अलायंस उनका देखें, उन्होंने 4,77,000 के लगभग वोट दिए हैं। तो ये बातें सिरे से खारिज होती है। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि देखिए हारना जीतना इसमें ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 140 सीट पे लड़ेगी और 140 पे ही जीतेगी। देखिए लोकतंत्र है, लोगों का अपना अधिकार है, डेमोक्रेसी उनका राइट है। हम इस तरीके से काम नहीं करें। 140 है तो आनी चाहिए। हमने एक बड़ा हिस्सा, अपने एक बड़ा चंक लिया है और जीते उनमें। और आगे कश्मीर में ये कहते थे खाता नहीं खुला, अब खाता भी खुला है। धीरे धीरे वहां भी रीच आउट्स करेंगे जब और डेवलपमेंट्स होंगी। इन्होंने डेवलपमेंट के रास्ते ही बंद रखे थे पिछले 70 वर्षों से। अब मोदी जी आए हैं, उन पे विश्वास है, उनकी नीतियों से धीरे धीरे डेवलपमेंट के रास्ते खुलेंगे तो रीच आउट करेंगे। वो कहते हैं महल तो एक दिन में नहीं बनता है, समय लगता है। आज कभी तक हमारा वहां पे कहते थे झंडा उठाने वाला नहीं है, आज हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे वहां पे कार्यकर्ता, आपने देखी है कि जो भी हमारा कार्यकर्ता वहां पे कार्य करता है और उन पे आतंकवादी गोलियां बरसाई जाती हैं। इन सब होने के बावजूद भी हमारे वहां पर लोग काम कर रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं। आप देखिए थोड़े समय में ही भारतीय जनता पार्टी आपको वहां पे काफी अच्छी स्थिति में दिखाई देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसा हमें अपने संगठन पे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन हम वहां पे पूरी तरह से काबिज होंगे। वो भी दिन दूर नहीं होगा, धीरे धीरे चीजें बदलेगी। नजमू, आप मुझे ये बताइए कि जो ये पूरा जो एक नैरेटिव पीएजीडी ने खड़ा किया कि ये रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 वापस होना चाहिए, आपका मूल मुद्दा ये था। फिर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो ट्राई कलर नहीं, तिरंगा झंडा नहीं फहराएंगी जब तक जम्मू कश्मीर का फ्लैग वापस नहीं मिल जाता। तो ये कैसी अजीब सी डिमांड्स है कि एक ही देश में आप एक अलग देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ की वाजिब एक डिमांड है, मुझे ये बताइए। जब बीजेपी एक विकास यात्रा की बात करती है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रही है, यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो एक कंट्री विद इन, यू वांट टू फॉर्म अ सेपरेट कंट्री विद इन वन कंट्री, और यू डोंट वांट टू अनफॉल अ ट्राई कलर। तो ये जो इस तरीके की जो नैरेटिव्स आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या सही है? और आपको कैसे माना जाएगा कि आप राष्ट्रवाद के बिल्कुल आप फेवर में हैं और देश के हित की आप बातें कर रहे हैं? कोई आपको कैसे सीरियसली लेगा फिर? We are trying to portray is the hypocrisy। देखिए बीजेपी की हिपोक्रेसी ये है कि बोडोलैंड में ये बोडोज के साथ स्टेट फ्लैग उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। दे आर स्पीकिंग अबाउट शेयर्ड सॉवरेनिटी। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड सॉवरेनिटी। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेट है जम्मू एंड कश्मीर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जिस आर्टिकल को, जिस 370 को ये एब्रोगेट कर रहे हैं, आज ये बोडोज के साथ शेयर्ड सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। दैट इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ दिस कंट्री। बात आई स्टेट्स की। देखिए कर्नाटका में इनके चीफ मिनिस्टर कर्नाटका राज्योत्सव में कर्नाटका का फ्लैग अनफर्ल करते हैं, तब उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे कश्मीर में अगर हम स्टेट फ्लैग की बात करते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया, विच वॉज, देखिए हमारा, अगर आप देखिए इट हैज अ हिस्ट्री बिहाइंड इट।
इट्स नॉट अ स्टेट विद इन अ स्टेट। ये सिंबलिज्म होता है, जैसे आपका हर एक चीज का जैसे आप दिल्ली में हमारा 30,000 कोर्ट है, इसका हमने नाम क्यों 30,000 रखा है? देयर इज अ सिंबलिज्म बिहाइंड इट। वैसे ही एक हर एक चीज का सिंबलिज्म होता है। आज बीजेपी जो हमें लोकतंत्र की जो दुहाई देती है, लोकतंत्र का जो ये सारे ये जो गुण गाते हैं, इनके ये लोकतंत्र कहाँ होता है? जब जम्मू कश्मीर में आज अभी 10 मिनट पहले एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने फेसबुक पोस्ट लिखा कि उसके फादर को अबडक्ट किया गया है, चुपयां पुलिस ने थाने में लिया गया है और अपनी पार्टी के एक कैंडिडेट से मीटिंग फिक्स की कि उनको बोला आप बीजेपी के साथ अलायंस करो। ओके ये कैसे? ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं अभी जस्ट 10 मिनट्स बैक। ओके ये हमें लोकतंत्र के ये गुण गाते हैं हमारे। ये एब्सोल्यूट हिपोक्रिट्स हैं, एब्सोल्यूट जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिस्ट हैं। जब हम इनके साथ अलायंस में होते हैं तो वी आर हम तो हमारे जैसा कोई होता नहीं है। जब ये पाकिस्तान जाते हैं तो इनके जैसा कोई देशभक्त होता नहीं है। जब ये एनएसएस पाकिस्तान के एनएसएस के साथ बात करते हैं तब इनके साथ जैसा कोई देशभक्त होता नहीं है। जब ये 11,000 स्टोन पेल्टर्स को रिलीज करते हैं तब इनके जैसा कोई देशभक्त होता नहीं है। जब ये रमजान सीज फायर करते हैं तब इनके जैसा कोई देशभक्त होता ही नहीं है। बट जो ही ये गवर्नमेंट से बाहर आते हैं जी हम एंटी नेशनल हो जाते हैं। ये इनके पास देखिए 2.5 साल 2000 नहीं, मैं ये जो सिंबलिज्म वाली आपने बात कही 2020 जो नजमू जो आपने सिंबलिज्म वाली बात कही, ये सवाल मैं अब डेवलपमेंट क्या किया इन्होंने? नहीं, जो सिंबलिज्म वाली बात आपने कही, ये सवाल मैं सुहेल काजमी के पास लेकर जाना चाहती हूँ कि काजमी साहब मुझे ये बताइए कि जो सिंबलिज्म है और सिंबलिज्म, ये सारे सिंबलिज्म जिसकी बात अभी नजमू कर रहे थे, और अगर आप इसको लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में देखें, और आपने शुरुआत में ही कहा कि इस समय जम्मू कश्मीर में एक नया पॉलिटिकल चैप्टर शुरू हो रहा है, तो क्या ये जो सिंबल्स जिनकी हम बातें करते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हैज हैंडेड आउट अ हिस्टोरिकल लेगेसी टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या ये सिंबलिज्म की लड़ाई क्या जम्मू कश्मीर में चलती ही रहेगी? और इसी सिंबलिज्म की आड़ में सारी विपक्षी पार्टीज और केंद्र सरकार, सारे ये जो पूरी राजनीति है, क्या इसी के इर्द गिर्द हम देखते रहेंगे? किस तरीके का नैरेटिव बनेगा आगे आने वाले दिनों में, आपसे समझना चाहते हैं। एक चीज तो है, वक्तन फवक्तन हम कहते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर से भी बात होती है, बाकी जो नेशनल पार्टीज है उनके लीडर से भी बात होती है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस को है, खासकर स्टेटहुड का, वो नहीं लेना चाहिए था। वो एक हैफ-हैज़र्ड स्टेप लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एक आर्टिकल 370 को एक ऑब्स्टेकल था जम्मू कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी के लिए, जम्मू कश्मीर की अगली राह हमवार करने के लिए, उसको मेंटेन करने का, अपने स्पेशल स्टेटस को मेंटेन करने का जो हक होता है वो उन रीजनल पार्टीज को होता है जो यहाँ वक्तन फवक्तन रूल करती रही। अगर उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी जब भी मेजोरिटी में आएगी, उनका तो मैनिफेस्टो है पिछले 70 सालों से कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से, कि जब भी हम सत्ता में आएंगे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आएंगे, हम आर्टिकल 370 को रिमूव करेंगे। तो आपने वक्तन फवक्तन उनके साथ अलायंस क्यों किया? जब आपको उस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि मैं आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देता हूं और आप अपनी रीजनल पार्टीज को जोड़ के यहाँ गवर्नमेंट बनाए, आपका आर्टिकल 370 महफूज रहता। लेकिन क्योंकि सत्ता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप पावर जो सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पावर के बिना नहीं रह सकती है। तो किसी भारतीय जनता पार्टी ने 370 को नहीं हटाया। ये सब जो होता है, ये सब एक वक्त तय होता है, और जब आप वो वक्त ले आती हैं उस स्टेज पे, तो चीजें अपने आप साइड पे होना शुरू हो जाती हैं। सो आई थिंक आर्टिकल 370 के जाने में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हमारी रीजनल पार्टीज का कसूर है, जिन्होंने अपना स्टेटस मेंटेन नहीं किया कभी भी। और आर्टिकल 370 कभी एग्जिस्ट करता भी नहीं था यहाँ पे। अगर करता होता तो बख्शी गुलाम अहमद साहब के टाइम यहाँ स्टेट सब्जेक्ट कमीशन ना बनती, यहाँ 30% बाहर के लोग स्टेट सब्जेक्ट होल्डर नहीं होते। मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। नहीं, आपने कहा कि अगर आज आर्टिकल 370 हटाया गया है तो विपक्षी पार्टीज की ही गलती से हटाया है। आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड। लेकिन आपको ये बता दें कि जहां तक बीजेपी का एजेंडा है, इनके कोर एजेंडे में था कि आर्टिकल 370 को हटाना है, और आज आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये डीडीसी का जो चुनाव है 280 सीट्स पर ये लड़ा गया चुनाव, ये पहली लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया का एक इंडिकेशन है कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में और इस तरीके से ये चुनाव हुआ, जिसमें कि बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि घाटी में जहां पर बीजेपी को एक अनटचेबल पार्टी माना जाता था, वहां पर खाता खोला गया है बीजेपी के द्वारा। और इसके अलावा पीएजीडी इस बात से खुश है कि जो उनका नैरेटिव था आर्टिकल 370 का, उसके रेस्टोरेशन की बात आज भी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो तब तक
चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक आर्टिकल 370 को वापस रिस्टोर नहीं किया जा सकता। तो मैं सुहेल काज़मी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूं कि एक नया पॉलिटिकल चैप्टर जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, जहां पर बीजेपी विकास की बात करेगी और जहां तक गुपकार अलायंस का सवाल है वो आर्टिकल 370 की बात करेगा। यानी कि आर्टिकल 370 कश्मीरी पॉलिटिकल लैंडस्केप से हटने वाला नहीं है, बल्कि इसी मुद्दे पर हो सकता है कि आगे और भी जो स्ट्रेन है बिटवीन द सेंटर एंड जम्मू कश्मीर PAGD अलायंस वो उसके बीच में बढ़ता दिखे। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या कश्मीरी सेंटिमेंट्स को केंद्र सरकार और PAGD अलायंस खासकर आज एड्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, यही देखने वाली बात है। और इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि अब जो आगे की विकास यात्रा है कश्मीर की वो कैसी होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इंद्रजीत संब्याल, नजमू साकिब, शाहनवाज चौधरी और सुहेल काज़मी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द प्रोग्राम। और आपके साथ कल फिर से 9:30 बजे जुड़ूंगी प्राइम टाइम विद नीलू व्यास में, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। थैंक यू सो मच।